त्याग, बलिदान और सब्र की मिसाल मुहर्रम सिर्फ मातम नहीं, हक की राह में कुर्बानी की गाथा है। करबला की तपती रेत पर जब हुसैन ने सिर झुकाया, इंसानियत को सिर उठाने की वजह मिली। इसी के साथ साथ इस याद में देश भर में ताजिया जुलूस निकाले जा रहे हैं, लेकिन चर्चा का सेंटर है उत्तर प्रदेश, क्योंकि यहाँ इंसानियत के दुश्मन कुछ कट्टरपंथी हमेशा रंग में भंग डालने की फिराक में रहते हैं। मुहर्रम पर कोई बवाली जुलूस में शामिल ना कर पाए, इसके लिए उत्तर प्रदेश में योगी के 5000 कैमरे लाइव है। हर कैमरे की नजर मुहर्रम के जुलूसों पर टिकी हुई है। यानी जुलूस के बहाने यूपी में दंगाई साजिश रची तो योगी फोर्स छोड़ेगी नहीं, क्योंकि चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा है। जुलूस की उत्तर प्रदेश में शहर शहर जुलूस सड़कों से गुजर रहे हैं, यानी हर कदम पर मातम और हर मोड़ पर होगी निगरानी। ये यूपी के 15 शहरों से योगी के कैमरों की लाइव फीड है, जिसमें हर जुलूस, हर ताजिया, हर हरकत कैद है। लखनऊ से लेकर मुजफ्फरनगर, प्रयागराज से लेकर कानपुर तक हर जिले में जुलूस की लाइव तस्वीरें कमांड सेंटर तक पहुंच रही हैं। ड्रोन आसमान से निगरानी कर रहे हैं ताकि कोई संदिग्ध गतिविधि न हो। निकाला जा रहा है इसको लेकर। लेकिन ये कैमरे सिर्फ संदिग्ध और साजिश पर नजर नहीं रख रहे, बल्कि ये भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि ताजिया तय मानकों के मुताबिक ही निकले, ना 10 फीट से ऊंचे, न समय से पहले, न तय रूट से इतर। और ये तस्वीरें देखिए, यहाँ पर 24 घंटा सीसीटीवी कैमरे के जरिए निगरानी रखी जा रही है। और मैं आपको बता दूं कि मुजफ्फरनगर में 740 के करीब सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं। मुहर्रम का ये दिन हमें याद दिलाता है कि संघर्ष का रास्ता कठिन हो सकता है, लेकिन न्याय की राह पर चलना ही इंसानियत की असल पहचान है और यही पहचान बनी रहे, ये योगी गारंटी है। इसीलिए यूपी सरकार ने सुरक्षा का जो कड़ा घेरा खींचा है, वो इतिहास और आस्था दोनों की हिफाजत कर रहा है। उत्तर प्रदेश में कावड़ और मुहर्रम जब आता है, सरकारों का इम्तिहान यहाँ बढ़ जाता है। लेकिन सत्ता जब योगी आदित्यनाथ जैसे कर्म योगी के हाथ में हो, तब क्या लखनऊ, क्या संभल, क्या मेरठ, हर तरफ बस ओम शांति ओम ही गूंजता है। इस बार भी यूपी के मोस्ट सेंसिटिव जिलों पे, यानी कि बरेली, रामपुर, मुरादाबाद से लेकर संभल, बिजनौर, सहारनपुर और मुजफ्फरनगर, मेरठ तक माहौल पूरी तरह से शांत नजर आया। तो ये योगी के सख्त प्रशासन और योगी फोर्स की मुस्तैदी से ही संभव हो पाया है। कैसे, उसकी भी एक झलक देख लीजिए। करबला की रेत से जो तासीर उठी, वो आज भी जुलूसों में गूंजती है, या हुसैन की सदा बनकर। जब उसी मुहर्रम की शांति की बात आई तो सनातनी चोला ओढ़े मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये सुनिश्चित किया कि यूपी के मोस्ट सेंसिटिव जोन में भी परिंदा पर न मारने पाए। चप्पे चप्पे पर पुलिस, गली गली में पहरा। आज उत्तर प्रदेश के वो जिले जिन्हें कभी तनाव की जमीन कहा गया, वहीं आज शांति की सबसे बड़ी मिसाल कायम हुई है। तो वहीं राजधानी लखनऊ भी पुलिस के पहरे में नजर आया। पुलिस के जवान आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगे, पीएसी के जवान आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगे, और जिस तरीके से यहाँ पर जो आला अधिकारी हैं वो आपको नजर आ जाएंगे। ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है, एआई टेक्निक का यूज किया जा रहा है। यानी पश्चिमी यूपी के सेंसिटिव जोन में हर मोड़ पर पुलिस की मौजूदगी है। हर छत से निगाह रखता एक ड्रोन है, हर चौराहे पर चमकती लाल बत्तियां हैं जो बता रही हैं, खासकर मुस्लिम लैंड यानी पश्चिम के वो जिले जहां मुस्लिम आबादी ठीक ठाक संख्या में है। खासकर बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, अमरोहा, संभल, बिजनौर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ जैसे जिले जो कि हर बवाल को लेकर चर्चा में रहते थे, इस बार शांति के लिए चर्चा में है। योगी सरकार की सख्त सतर्कता और पुलिस की मुस्तैदी ने पश्चिम में ओम शांति ओम को शांति मूल मंत्र बना दिया। आज यूपी के सबसे संवेदनशील जिलों की जमीनी हकीकत भी यही मूल मंत्र बन गया है। मुहर्रम पर योगी की गाइडलाइंस मौलानाओं को बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं ये भी आपको बता दें। एक एक करके जो मौलाना है उनका दर्द छलक रहा है, लेकिन दर्द बयां करने के बहाने कई मौलानाओं का बीपी हाई है और वो ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं जो अगर योगी तक पहुंच गए तो शायद पिक्चर ही बदल जाए, क्योंकि विरोध के नाम पर कावड़ियों को उपद्रवी, गांजा, स्मैक जैसी बातें कहने का हक किसी मौलाना को नहीं मिल जाता है। अगर दिक्कत है तो उस पर बात की जाए। मुहर्रम के बहाने कावड़ियों को टारगेट आखिर क्यों कर रहे हैं? लेकिन यूपी के मौलानाओं का दर्द मत पूछिए। 54 से 10 फीट पर आई ताजिए की हाइट से यूपी का माहौल कुछ यूं टाइट हुआ है कि मौलानाओं का बीपी हाई हो गया है। देखिए, किसी भी पर्व या जुलूस या त्यौहार को लेकर जो भी गाइडलाइन होती हैं उसका पालन करना तमाम धर्म के और मजहब के मानने वाले लोगों के लिए होता है। अब वो गाइडलाइन चाहे ताजिए के लिए निकाली जाए या कांवड़ यात्रा के लिए निकाली जाए, यकीनी तौर पर प्रशासन जो भी गाइडलाइन जारी करता है उसमें इस बात का ख्याल जरूर होना चाहिए कि उसके मानक और उसके उसूल तमाम मज़ाहिब के मानने वालों के लिए एक हो।
मौलाना को ताजिया और कावड़ में तुलना करनी है, लेकिन वो भूल गए हैं कि कावड़ पर कुछ भी बोलने से पहले शायद उन्हें योगी की खींची हुई लकीर क्रॉस नहीं करनी चाहिए थी। हम कंपटीशन नहीं चाहते हैं। 10 मिनट 20 मिनट की नमाज के ऊपर पाबंदी क्यों है? हम नहीं चाहते कि कावड़ियों के ऊपर कोई पाबंदी लगे। कावड़ यात्री जो उपद्रव करते हैं, रास्ते में गाड़ियां जलाते हैं, गाड़ियों में तोड़फोड़ करते हैं, गांजा स्मैक बेचते हुए मिलते हैं, पिछले साल न जाने कितने वाकयात ऐसे मिले, उस पर कोई बात नहीं करता। यानी इस्लामिक स्कॉलर्स को यूपी में कावड़ियों का उत्पाती और बेलगाम नजर आते हैं, लेकिन योगी फोर्स की तैयारी तो कुछ और ही कह रही है। फिर कावड़िए हो या फिर मुहर्रम, संदेश बिल्कुल साफ है कि नियम तोड़ा तो यूपी की पुलिस तोड़ेगी। बिहार की सियासत 2 धड़ों में बट चुकी है। यहाँ के नेता भी अपने फायदे के हिसाब से खुद का स्टैंड क्लियर कर चुके हैं। एक तरफ ताजिए की पूजा करने वाले नेता हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सनातन महाकुंभ के आयोजनकर्ता। क्योंकि चुनावी माहौल में नेताओं के लिए सब जायज है, भले ही ताजिए की पूजा ही आखिर क्यों न करनी पड़े। आवाज पर तलवारबाजी, लठबाजी का आयोजन ही क्यों न करवाना पड़े। एक वर्ग को खुश करने के लिए लालू परिवार का एजेंडा पूरी तरह से क्लियर है। इधर राबड़ी देवी ताजिए की पूजा कर रही थी, तो ठीक कुछ देर बाद लालू प्रसाद यादव अपने पुराने अंदाज में अखाड़े का करतब देख रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ पटना में ही सनातन के महाकुंभ का आयोजन भी हो रहा है, जिसमें स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के साथ देश के कोने कोने से साधु संत शामिल हो रहे हैं। माना जा रहा है कि इस आयोजन के जरिए बिहार के चुनावी माहौल में सनातन का संदेश देना है। आरजेडी मुस्लिमों को साधने की कोशिश में जुटी है, तो वहीं बीजेपी हिंदुओं की एकजुटता का संदेश दे रही है। आरजेडी की नजर खासकर मुस्लिम वोट बैंक पर है, तो बीजेपी हर वर्ग को यहां साथ लाने की कोशिश कर रही है। तेजस्वी यादव ने वक्फ कानून को मुद्दा बनाया, तो वहीं बीजेपी ने अंबेडकर के मुद्दे पर बड़ा दांव खेल दिया। यानी बिहार चुनाव में भले ही बेरोजगारी, सुरक्षा, शिक्षा जैसे मुद्दे गायब हो गए हों, लेकिन धर्म के नाम पर धर्म युद्ध जरूर शुरू हो चुका है। आरजेडी अल्पसंख्यकों को साथ लाने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है, तो वहीं बीजेपी और जेडीयू भी इंडिया गठबंधन के फॉर्मूले का तोड़ निकाल चुकी है, जिसकी गूंज सनातन के महाकुंभ में सुनाई दे रही है। यूपी में वेद पढ़ने वाले वोटों की राजनीति में उलझ गए हैं। आज कर्मकांड राजनीति से पवित्रता मांग रही है, जबकि राजनीति कर्मकांड से लोकप्रियता खरीद रही है। ब्राह्मण आज धर्म संकट में है। पिंडदान कराए या प्रेस कॉन्फ्रेंस, कर्म में रहे या कमान संभाले, इस कथित धर्म संकट की वजह है अखिलेश यादव का आजमगढ़ में गृह प्रवेश। कथावाचक कांड के बाद नाराज ब्राह्मणों ने पहले तो आजमगढ़ में अखिलेश के गृह प्रवेश से इनकार किया, फिर जिन कर्मकांडी ब्राह्मणों ने गृह प्रवेश कराया, अब उन ब्राह्मणों को समाज से बहिष्कृत कर दिया गया है। यानी जो वेदों के वचन पढ़ते थे, अब वही वोटों के व्याकरण में उलझ गए हैं। आजमगढ़ में ब्राह्मण समाज की आत्मा कांप गई है। नक्षत्र हिले, शंख मौन हो गए और आहुति की अग्नि तक सुलग उठी। जब खबर आई कि सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के गृह प्रवेश में पंच ब्राह्मणों ने मंत्रों की माला कुछ ज्यादा ही भाव से जपती। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा की आपात बैठक थी, जहां 5 कर्मकांडी ब्राह्मणों को समाज से बहिष्कृत करने का प्रस्ताव पारित हुआ। तर्क था, उन्होंने रसूख की चौखट पर संस्कारों की बोली लगा दी, जैसे ये यह पूजा नहीं, प्रतिष्ठा की नीलामी हो। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कभी खेत में हल चलाते नजर आते हैं, तो कभी जंगल सफारी के रोमांचक सफर पर निकल जाते हैं। प्रकृति की गोद में प्रकृति से प्यार की तस्वीर बेहद शानदार है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ये तस्वीरें देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। एक दिन पहले खेत में हल चलाते नजर आए, तो अब जंगल में हाथियों के करीब नजर आ रहे हैं। प्रकृति से जुड़े रहने का ये मैसेज उत्तराखंड के साथ ही पूरे देश में सुर्खियां बटोर रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रामनगर के कार्बेट नेशनल पार्क में जंगल सफारी का आनंद लिया। इस दौरान उन्हें वन्य जीवन की रोमांचकारी झलक देखने को मिली, जो प्रकृति की अनमोल विरासत से जुड़ने का अनूठा अनुभव रहा। तो ऐसे अनेक संभावनाओं पर हम विचार कर रहे हैं और जीव जंतुओं के लिए, क्योंकि ये हमको कई प्रकार का इकोसिस्टम इन वनों के कारण से बनता है। तो वनों के अंदर जो राज्य के हमारे 40 डिवीजन हैं वन विभाग के, उन 40 के 40 डिवीजनों में हम फलदार पेड़ लगा रहे हैं।
कभी गांव की खेत में तो कभी जंगल की गहराइयों में। मुख्यमंत्री धामी का ये अंदाज उन्हें आम से खास बनाता है और बताता है कि सच्चे नेता वही होते हैं जो जनता के बीच जाकर उनकी नब्ज को समझें। प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर उत्तराखंड को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का सपना लिए मुख्यमंत्री धामी का ये जमीनी अंदाज जनता के दिलों को छू रहा है। सादगी, सेवा और समर्पण का ये सफर जारी है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बुलेट वाला कमिटमेंट ऑपरेशन लंगड़ा पूरी तरह से आपको बता दें फिट बैठता है। चाहे गौ तस्कर हो या फिर माफिया, पुलिस से मुठभेड़ में एक के बाद एक यूपी के अपराधी घुटनों पर आ चुके हैं और जो योगी फोर्स से पंगा लेने की कोशिश करता है उसका हाल कुछ इसी तरह का होता है। या तो जहन्नुम पहुंच जाते हैं या फिर ठीक से अपने पैर पर खड़े भी नहीं हो सकते। कुछ ऐसा ही हुआ है, आपको बता दें, यूपी के शहर शहर में देखने को मिल रहा है। इनके लिए बुलेट ट्रेन चलेगी, चिंता मत करो। और बस बुलेट ट्रेन की तैयारी की जा रही है। विधानसभा में योगी आदित्यनाथ ने अपराधियों के खिलाफ जो प्रण लिया था उसकी तस्वीर हर दिन, हर घंटे, हर मिनट यूपी के गांव और शहरों से आ रही है। मुरादाबाद में गौ तस्कर से पुलिस की मुठभेड़ हुई जिसमें 2 तस्करों के पैर में गोली लगी। बुलंदशहर में भी पुलिस से बदमाशों की मुठभेड़ हुई जिसमें एक लुटेरे के पैर में गोली लग गई। तो वहीं कानपुर देहात और ग्रेटर नोएडा में भी पुलिस और अपराधियों के बीच एनकाउंटर में 2 बदमाश और पुलिसकर्मी घायल हो गए। सीएम योगी का क्लियर कट मैसेज है, अपराधी या तो अपराध छोड़ दे या तो यूपी छोड़ दे, लेकिन अपराधियों का तांडव खत्म नहीं हो रहा है और ऐसे में यूपी पुलिस ऑपरेशन लंगड़ा के तहत बदमाशों को लगातार गिरफ्तार कर रही है और अपने घुटनों पर ला रही है। इस ऑपरेशन के दौरान मुजफ्फरनगर में तमंचा फैक्ट्री का भी खुलासा हुआ। मौके से भारी मात्रा में बंदूक और तमंचा बरामद किया गया। साथ ही तमंचा फैक्ट्री चलाने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। यूपी में चाहे अपराध जहां भी हो, योगी की पुलिस चुन चुन कर अंजाम तक पहुंचा रही है और अपराधियों को गिरफ्तार करके सीधा जेल भेज रही है। बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां पर बड़े पैमाने पर धर्मांतरण का रैकेट चलाने वाले जमालुद्दीन और झांगुर बाबा और उसका गैंग यूपी एसटीएफ के हत्थे चढ़ चुका है। बलरामपुर से उसकी गिरफ्तारी हुई, उसके बाद माया लोक की ऐसी परतें खुली कि आपको बता दें, हैरान हो गए सभी के सभी। कट्टर जमालुद्दीन ने अपने एजेंट्स के लिए कन्वर्जन के रेट फिक्स कर रखे थे जो जाति के आधार पर थे, यानी कि एजेंट्स को उसी हिसाब से खर्चा मिलता था या काम पूरा होने पर पैसे दिए जाते थे। जिस जाति से उसका शिकार आता था, ब्राह्मण, क्षत्रिय या फिर सिख लड़कियों के लिए 15 से 16 लाख रुपए जो है वो दिए जाते थे। एजेंट्स को ये पैसे मिलते थे। पिछड़ी जाति की अगर लड़कियां हैं तो उनके लिए 10 से 12 लाख रुपए का रेट फिक्स था। अन्य जातियों की लड़कियों के लिए 8 से 10 लाख रुपए भी तय किए गए थे। दूसरी ओर गरीब, असहाय और मजदूर वर्ग को प्रलोभन या फिर फर्जी मुकदमों की धमकी देकर धर्मांतरण के लिए मजबूर किया जाता था। लेकिन अब छांगुर बाबा आदि के रहस्य लोक से पर्दा हट चुका है, जिसके पीछे रची जाती थी या धर्मांतरण की साजिश, जिसमें प्रेम या दोस्ती जैसे रिश्तों के कत्ल करने की सुपारी पहले ही दे दी जाती थी। उसके एजेंट्स पहले भोली भाली लड़कियों को फंसाते थे। जिस लेवल की शिकार उसी लेवल का खर्च मिलता था। इनके एजेंट्स भोली भाली कन्याओं को फांसकर स्वयं को हिंदू बताकर इन्हें धर्मांतरण के लिए प्रेरित करते हैं। छांगुर के एजेंट्स लड़कियों को शिकार बनाने से पहले उनसे दोस्ती करते, महंगी गाड़ियां, बाइक, महंगे फोन और दिल खोलकर खर्च कर अपना प्रभाव जमाते। धीरे धीरे बात आगे बढ़ती और दोस्ती प्यार में बदल जाती। फिर छांगुर बाबा से मुलाकात कराई जाती और शिजर तैयबा जैसी किताब के जरिए मुस्लिम धर्म की अच्छाइयां बताई जाती और कुछ दिनों बाद इमोशनल अत्याचार के जरिए उन्हें मुस्लिम बनने पर मजबूर कर दिया जाता। हैरान करने वाली बात यह है कि उन लड़कियों की जाति के आधार पर धर्मांतरण के रेट फिक्स रहते थे। इन एजेंट्स को अलग अलग बिरादरी के महिलाओं के धर्म परिवर्तन के लिए अलग अलग अमाउंट्स फिक्स्ड हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय या सिख लड़कियों के लिए 15 से 16 लाख रुपए, पिछड़ी जाति की लड़कियों के लिए 10 से 12 लाख रुपए, अन्य जातियों की लड़कियों के लिए 8 से 10 लाख रुपए तय किए गए थे। दूसरी ओर गरीब, असहाय और मजदूर वर्ग को प्रलोभन या फर्जी मुकदमों की धमकी देकर धर्मांतरण के लिए मजबूर किया जाता था। छांगुर और उसका रहस्य लोक पिछले दिनों तब चर्चा में आया जब कुछ लोगों ने घर वापसी की। एसटीएफ ने जांच की तो खुलासा हुआ और इस रैकेट के लिए करोड़ों की फंडिंग होती थी। जानकारी सामने आने के बाद एसटीएफ एक्शन मोड में आ गई। सबूत जुटाए जाने लगे, नजदीक से नजर रखी जाने लगी। मामले की पुष्टि होते ही छांगुर समेत कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन असली खेल का खुलासा तो गिरफ्तारी के बाद हुआ, जिसमें इस रैकेट के तार विदेशों से जुड़े पाए गए
साथ ही ये भी जानकारी हुई कि लगभग 40 अकाउंट्स इस गैंग ने खुलवाए, जिसमें 100 करोड़ से ज्यादा की विदेशी फंडिंग प्राप्त हुई है। मामले की जांच आगे बढ़ी वो तो एक और खुलासा हुआ, छांगुर के एजेंट्स विदेश यात्राएं भी कर रहे थे, जिससे पुलिस का शक और पुख्ता हो गया कि इस साजिश के पीछे की पूरी प्लानिंग विदेशों में ही हुई। इस गैंग के लोगों ने 40 से 50 बार विदेशों की यात्रा की है, जिसमें ज्यादातर इस्लामिक देश हैं, जिससे इस बात की आशंका और गहरी हो गई है कहीं ना कहीं इस साजिश का मास्टरमाइंड ISI भी हो सकता है। वजह साफ है, इस साजिश में प्लान तो स्पष्ट है, मुस्लिम समुदाय को भारत में विस्तार देना, और यदि इसमें कामयाबी ना भी मिल पाई तो हिंदू मुस्लिम कराकर भारत को अस्थिर करने वाला प्लान भी तो हमेशा से एक्टिव है ही। हिंदू मुस्लिम के बीच की खाई को और चौड़ा करना, जैसा पहलगाम हमले के दौरान किया गया था। ये रैकेट पिछले कई सालों में कई लड़कियों को अपना शिकार बना चुका होगा। ये तो STF की कार्रवाई के बाद ATS की जांच पे सामने ही आ पाएगा, लेकिन इसके लिए यूपी को ही आखिर क्यों चुना गया? तो इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यूपी में योगी सरकार का होना माना जा रहा है। मुस्लिम समाज के मन में विक्टिम होने का भाव ऐसा भर चुका है कि उन्हें योगी सरकार में उठाया गया हर एक कदम अपने खिलाफ लगता है। लिहाजा इस माइंड सेट का फायदा उठाकर जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा जैसे कट्टर मौलानाओं को सेट किया गया, जिसने कट्टर मानसिकता वाले एजेंट्स चुने और फिर बलरामपुर में उसने अपने रहस्य लोक की नींव रखी। मैं इस वक्त मधुपुर में मौजूद हूँ। ये बलरामपुर मुख्यालय से करीबन 30 किलोमीटर दूरी पर है, जहाँ पर इसका ये पूरा हवेली तैयार किया गया था और यहीं से पूरा खेल चलाया जा रहा है। पहले जमालुद्दीन साइकिल पर गांव-गांव घूमकर अंगूठी बेचा करता था। बाद में इसने ये खेल शुरू किया, लोगों को नौकरी, कारोबार में तरक्की का लालच देता और धीरे धीरे पीर बाबा बन गया और इसकी आड़ में वो धर्मांतरण का रैकेट चलाने लगा। स्थानीय लोगों के तमाम आरोप भी हैं, जिसको लेकर जांच चल रही है, आगे भी कार्रवाई हो सकती है। मुहर्रम पर एक तरफ ताजिए की तैयारी में मुस्लिम समुदाय जुटा हुआ था, बच्चे और महिलाओं में इन ताजियों को देखने का उत्साह था। इस मौके पर भोपाल में लगे एक पोस्टर ने महिलाओं को भड़का दिया और एक नई बहस को छेड़ दिया है। राजधानी भोपाल की सड़कों पे एक पोस्टर लगा है जो बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है कि यदि कोई मुस्लिम महिला किसी गैर धर्म के व्यक्ति के चंगुल में फंस गई है तो वो कैसे संपर्क करें। इस पोस्टर में आप देखिए, इसमें लिखा हुआ है पर्दे का ख्याल करें, अपने मजहब की इज्जत और अपने बाप और भाइयों की इज्जत का ख्याल करें और भेड़ियों के शिकार से बचें। अगर कोई इस्लाम की शहजादी किसी और गैर संगठन में फंस गई है तो वह निकलना चाहती है तो इस ID पर मैसेज करें। नीचे लिखा है आमिर rajimuddin@gmail.com। इसमें साथ ही साथ लिखा हुआ है कि कैसे पर्दा करें, कैसे ना करें। ये देखेंगे तो आधा हिजाब यदि चेहरे में दिख रहा है तो इसमें क्रॉस लगाया गया, यानी ऐसे पर्दा नहीं करना है। जबकि ये पर्दे की सही इन्होंने फोटो दर्शाई है और कहा है कि पर्दा किसी भी प्रकार से ना छोड़ें। इस पोस्टर में मुस्लिम महिलाओं को ताजिए और जुलूस के दौरान बेपर्दा होने का आरोप लगाया गया था। साथ ही हिदायत भी दी गई थी कि वो ऐसा ना करे। यही नहीं, पोस्टर में समाज की महिलाओं से आह्वान किया गया था कि वो बेपर्दा होने वाली ऐसी महिलाओं की जानकारी दे और किसी दूसरे संगठन के चक्कर में फंस गई महिलाओं के बारे में भी जानकारी दे। लेकिन इस पोस्टर के सामने आने के साथ ही मुस्लिम महिलाओं ने जमकर अपनी भड़ास निकाली है। देखिए, अब आप हर किसी के अकीदे पे नहीं कह सकते। जो बहुत से दुश्मन भी हैं जो अच्छे लोगों में शामिल होकर गलत चीजें फैलाते हैं, तो आप किस को रोकेंगे? जो लड़की नहीं कर रही तो वो भी कोई गलत नहीं है, ये सबका अपने अपने दिल का सौदा है। और ऐसे पब्लिक प्लेस पर पोस्टर लगा देना क्या ये सही है? अब ये तो किसी पे थोपना होती है मर्जी। अब ये किसी के बारे में अपन नहीं बोल सकते। अब ये कोई कर रहा है, कोई लगा रहा है, किसकी मर्जी किसकी नहीं है, ये तो सब मर्जी के मालिक। आजाद भारत है जी, जरूर आजाद भारत है। हिमाचल प्रदेश के चंबा में बादल फटने से जबरदस्त तबाही मची, पुल टूट गए, सड़कों पर सैलाब आ गया और आवाजाही भी यहां पर प्रभावित हो गई। इस प्राकृतिक आपदा की हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। अगर आप भी पहाड़ों पर घूमने का मन बना रहे हैं तो थोड़ा रुक जाइए, क्योंकि मंडी के बाद अब हिमाचल प्रदेश के चंबा में बादल फटने से भारी तबाही मची है। बादल फटने से पुल टूट गए और सड़कों पर सैलाब उमड़ पड़ा है। आसमान से बरस रही तबाही सब कुछ बहा लेने जाने पर आमादा है। मलबे के साथ सड़कें भी टूट गईं, पुल का बड़ा हिस्सा धंस गया, जिसकी वजह से कई लोग फंस गए। कुदरत का ये कहर हिमाचल प्रदेश में जबरदस्त तबाही ला चुका है। हालांकि इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन जिस तरह से ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से सैलाब नीचे की तरफ खिसक रहा है वो मंजर बेहद भयानक है।
इस आसमानी आफत को देखने के लिए लोगों की भीड़ भी जमा हो गई। तस्वीर भले ही दूर से ली गई हो, लेकिन बर्बादी पूरी कहानी बयां कर रही है। फिलहाल राहत बचाव दल को फौरन मौके पर भेजा गया और सड़क किनारे फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया गया। और अब आपको हिमाचल प्रदेश की मंडी की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पर बादल फटने के बाद हुई तबाही से पूरा इलाका जलमग्न हो गया। ड्रोन से ली गई इस तस्वीर में मंजर बेहद हैरान करने वाला है। भारी बारिश के बाद नदियां उफान पर हैं, सड़कों, घरों और खेतों में पानी भर गया है। कई इलाकों में बिजली भी ठप है। बादल फटने की वजह से इस इलाके में भारी तबाही मची थी। कई लोग बेघर हो गए थे तो कईयों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया गया था। आसमानी आफत का असर अब भी कुछ इलाकों में है। सड़कें सुनसान हैं, लोग घरों से पलायन कर चुके हैं, जिसकी बेबसी ड्रोन से ली गई इस तस्वीर में साफ नजर आ रही है। बादल फटने के बाद आई बाढ़ ने कई गांवों को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। त्रासदी के बाद इन इलाकों में राहत कार्य अब भी जारी हैं। धीरे धीरे लोगों को शिफ्ट करने की तैयारी चल रही है। वहीं महाराष्ट्र के कई इलाके मूसलाधार बारिश का दौर यहां जारी है। बारिश के बाद नासिक के पंचवटी में गोदावरी नदी का जलस्तर बढ़ गया है। आलम यह है कि मंदिर और कई घाट पूरी तरह से पानी में डूब गए हैं। क्योंकि लगातार हो रही बारिश के बाद गोदावरी नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। सैलाब का शोर सुनिए। बारिश के बाद गोदावरी नदी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। पंचवटी घाट पर बनी बजरंगबली की मूर्ति आधी डूब चुकी है। गोदावरी घाट पर बने मंदिर पूरी तरह जलमग्न हो चुके हैं। मंदिरों के भवन आधा तक डूब चुके हैं। इस मानसून में पहली बार नदी का स्तर 5 फीट ऊपर उठा है। पंचवटी में बाढ़ जैसे हालात होने के बाद कई मंदिरों में भी पानी घुस गया है। इतना ही नहीं, नदी का प्रवाह बढ़ने से निचले इलाकों में संकट और बढ़ गया है। नदी के किनारे बसे गांवों में बाढ़ का संकट गहराने लगा है। हालांकि प्रशासन लगातार लोगों से नदी से दूर रहने की अपील कर रहा है। देश में मॉनसून पूरे जुनून पर है। कई राज्यों में झमाझम बारिश हो रही है, जिसके बाद बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं, खास तौर पर पश्चिमी और मध्य हिस्से में। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के सरगुजा में भी जबरदस्त बारिश का दौर देखा जा रहा है। सड़कों पर और घरों में पानी का पहरा है, लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है सूरजपुर स्थित मां बागेश्वरी कुदरघर धाम की, जहां बाढ़ जैसे हालात हैं। यहां देवी दर्शन नहीं कर पा रहे हैं श्रद्धालु। जिले में 2 दिन से लगातार रुक रुक कर हो रही बारिश की वजह से हालात बिगड़े हैं। वहीं छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में बाढ़ बारिश की चपेट में आकर एक ट्रक नदी में जा गिरा। चालक ने किसी तरह नदी में कूदकर बचाई जान। एक और हैरान करने वाली तस्वीर आई राजस्थान के बूंदी से, जहां पुलियां पार करते समय एक कार तेज धार में बह गई। इस दौरान स्थानीय लोगों ने पिता पुत्र सुरक्षित बचा लिया। बूंदी जिले के नमाना क्षेत्र में स्थित श्यामू हरिपुरा मार्ग में घोड़ा पछाड़ नदी पर बनी पुलिया को पार करते समय ये हादसा हुआ, जिसमें दोनों बाल बाल बच गए। और देखिए, अब तक आपने सुना होगा कि सरकारी नौकरी लगी तो पति को छोड़ दिया, लेकिन एमपी के दमोह में थोड़ा अलग मामला सामने आया है। यहाँ शख्स का आरोप है कि विधायक बनने के बाद पत्नी ने उन्हें छोड़ दिया है। इन्हें तो आप पहचान गए होंगे, अगर नहीं तो आपको बता देते हैं। ये पूर्व विधायक सोनाबाई अहिरवार है। शिकायत है कि सोनाबाई सियासत में सोने की तरह चमकी और पति को पीछे छोड़कर सीधा सागर जा बसी। अब न तलाक, न संपर्क, न संबंध, बस अपने नए पते पर व्यस्त हैं। ऐसा हम नहीं बल्कि उनके पति ने आरोप लगाया है। 2-3 महीने और रुकी थी 2009 में, तो वो हमको छोड़कर चली गई थी और मैं विकलांग हूँ सर, मेरे पास कुछ नहीं है व्यवस्था। कहानी में क्लाइमैक्स तब आया जब पति ने कुटुंब न्यायालय में अर्जी डाल दी और मांग की कि उन्हें पत्नी से गुजारा भत्ता दिलाया जाए। अब ये तो नहीं पता कि कोर्ट क्या फैसला करेगा, लेकिन सियासी गलियारों में कहीं न कहीं ये चर्चा जरूर हो रही है। क्या विधायक बनने के बाद पति से छुटकारा भी पैकेज में आता है?